जय हिंद विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गुरुकुल टीचिंग पर। यूपी टेट और सी टेट की हम तैयारी कर रहे हैं और आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो है पर्यावरण अध्ययन का। यह हमारा 10वां प्रैक्टिस सेट है। इसमें भी मैंने यूपी टेट और सी टेट से ही जितने भी टॉप क्वेश्चन पर्यावरण अध्ययन से हों, चाहे वो पर्यावरण अध्ययन पेडागोगी के हों, उनमें से जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें टॉप क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट करके इस वीडियो में रखे हैं, ताकि आपको तैयारी करने में थोड़ी सी हेल्प मिले और आपको पता चलेगी कैसे प्रश्न जो है वो यूपी टेट और सी टेट में पूछे जाते हैं, चाहे वो पेडागोगी के प्रश्न हों। तो इसलिए नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षाएं। छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और कक्षा कार्य शिक्षा द्वारा सतत व असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना, या प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं और खेल तथा उन्हें प्रगति पत्र में दर्ज करना। तो प्राथमिक स्तर पर आकलन में इनमें से कौन सा शामिल होना चाहिए? तो वो होना चाहिए शिक्षक द्वारा सतत व असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना, कि वह कितना प्रगति कर चुका है, उसे किस चीज में प्रॉब्लम है और उसको दूर करना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से क्रमशः कौन सी बीमारी होगी? मोटापा और स्कर्वी, स्कर्वी और एनीमिया, एनीमिया और रतौंधी, या मोटापा और एनीमिया। देखो, समोसे और कटलेट में होती है वसा, जिस कारण मीरा को तो मोटापा हो सकता है और दिव्या को लौह तत्व की कमी से एनीमिया रोग हो सकता है। तो मोटापा और एनीमिया इसके सही आंसर है, यानी चौथा जो ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? ए के बैनर्जी, सुंदरलाल बहुगुणा, अमृता देवी बिश्नोई, या मेघा पाटकर। चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित है और इसकी जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोपहर के भोजन और अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं। आप क्या करेंगे? बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे, बच्चों से कहेंगे कि डेस्क पर सिर रखकर आराम करें, प्रकरण को तुरंत बदल देंगे, या पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा जब बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं? तो वो होगा पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे, यानी ऑप्शन जो है वो चौथा हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीने से उसे तेज खांसी आ रही है। इसका कारण क्या हो सकता है? जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई होगी, उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था, यानी उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण हो गया होगा, और या फिर वृद्धावस्था हो सकती है। ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि श्वसन नली में जमा हो गई होगी, जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसकी श्वसन नली में जमा हो गया होगा। देखो, लकड़ी और गोबर के ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने से उससे निकलने वाला जो काला धुआं होता है ना, वो उसकी श्वसन नली में जमा हो गया है, जिस कारण उसे तेज खांसी आ रही है, यानी ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन चौथा हमारा बिल्कुल सही होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? ठीक है, नहीं है। बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना, प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना, या बच्चों को खोजने की क्रिया में लगाना तथा व्यवहारिक क्रिया करवाना जो संज्ञानात्मक और मनोविश्लेषणात्मक कौशल के विकास में सहायक होती है। तो कौन सा नहीं है पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य प्राथमिक स्तर पर? तो वो है बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना, यानी ऑप्शन जो है वो पहला हमारा बिल्कुल सही है। देखो, नहीं पूछा गया था, क्या पूछा गया था? नहीं है। ठीक है, तो ये नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं, क्योंकि कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है। रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, या रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं।
तो पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं, क्योंकि कम तापमान पर जो रोगाणु है वो निष्क्रिय हो जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वथनांक यानी उबलना और वाष्पीकरण में क्या अंतर है? क्वथन से द्रव का आयतन कम हो जाता है, जबकि वाष्पीकरण में नहीं। क्वथन में द्रव से वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है, जबकि वाष्पीकरण देखा नहीं जा सकता। क्वथन से जल की अवस्था बदल जाती है, जबकि वाष्पीकरण में नहीं। वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, जबकि क्वथन नहीं। तो क्वथन और वाष्पीकरण में जो मूल अंतर है ना, वो है कि वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, जबकि क्वथन जो है वो एक विशेष तापमान पर ही होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना क्या करता है? निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करता है, बच्चों को रेल के किराए के बारे में बताता है, टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्ताक्षरों का ज्ञान उपलब्ध कराता है, या बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंत्यक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। तो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंत्यक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन करने की कुशलता का विकास भी करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक किसान दाने को भूसे से अलग करना चाहता है, जिस प्रक्रिया से यह किया जा सकता है वह क्या कहलाती है? फसल की कटाई, हस्तचयन, थ्रेशिंग या निष्पावन? तो दाने से भूसे को निष्पावन प्रक्रिया द्वारा अलग किया जा सकता है, यानी ऑप्शन जो है वो चौथा हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ग्रामीण क्षेत्र में गाय के गोबर से झोपड़ियों की दीवार और फर्श को लीपा जाता है। उन्हें फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, कीड़ों को दूर रखने के लिए, चिकना और साफ बनाने के लिए, या खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए? तो गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवार और फर्श को ग्रामीण क्षेत्रों में लीपा जाता है, क्योंकि फर्श को चिकना और साफ बनाने के लिए। ठीक है, यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विटामिन एक ऐसा पदार्थ है जो हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है, हमारी उपापचयन दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं, स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं, या पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं? तो विटामिन एक ऐसे पदार्थ हैं जो हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक हैं, यानी ऑप्शन जो है वो पहला हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नींबू साधारण पानी में डूब जाता है, लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्योंकि नींबू का घनत्व नमकीन पानी में अधिक हो जाता है, नींबू का घनत्व नमकीन पानी में कम हो जाता है, नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, या साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है? नींबू साधारण पानी में डूब जाता है, लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्योंकि नमकीन पानी का जो घनत्व है वो साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोगों और निर्देशन किए जा सकते हैं। बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकन को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए, कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु, बच्चों को नियंत्रित करने के लिए, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशल को पैना करने के लिए, या उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुकरण करने के लिए। तो पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जाते हैं बच्चों को स्वयं सीखने योग्य बनाने और अवलोकन कौशल को पैना करने के लिए, यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विचार व सीखने को बढ़ावा देने में, उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं, बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में, या बच्चों की भाषा संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परामर्शित करने में। तो पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने, विचार व सीखने को बढ़ावा देने में, यानी ऑप्शन जो है वो पहला हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षा रहेंगी? यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए, और कक्षा पहुंचने के बाद अभिभावकों से उन्हें पूछना चाहिए। चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए, उन्हें आनंद उठाना चाहिए या उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए, और बाकी बच्चों तथा शिक्षकों के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए।
तो भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी जो अपेक्षा रहेगी कि उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षकों के साथ अपने अवलोकन को बांटना चाहिए। यही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कविता अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए तरीकों से दो ढेरियों में इकट्ठा करती है। एक तरफ है केले का छिलका, सब्जियों के छिलके, सूखी पत्तियां, अखबार, और दूसरे जो थैले में है वो है जैम की बोतल, सॉस की बोतल, प्रयोग में लाए जाने वाले टूथपेस्ट, ट्यूब, प्लास्टिक के खिलौने। तो कविता ने दो ढेरियों में कूड़ा निम्न आधार पर अलग किया। किस आधार पर? घरेलू कचरा और औद्योगिक कचरा है, दुर्गंध है और दुर्गंध रहित है, अपघटित होने वाले हैं और अपघटित नहीं होने वाले हैं, पुनः चक्रण किया जा सकता है या पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता। तो देखो, कविता ने जो अपना घर का कूड़ा अलग किया है वो इस आधार पर किया है कि एक तरफ तो है अपघटित होने वाला जो है कचरा है और दूसरी तरफ है अपघटित नहीं होने वाला कचरा। तो यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा अमाशय के अंदर तेजी से होती है, क्योंकि पाचक रस जब अमाशय के बाहर रखते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं। पाचक रस अमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं जबकि बाहर वे क्षारीय होते हैं। अमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। अमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। तो पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा अमाशय के अंदर तेजी से होती है क्योंकि अमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया जो है वो तेज हो जाती है। यानी ऑप्शन जो है वो चौथा हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मानचित्र पढ़ाने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है अभिव्यक्त्यात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल, स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता, ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता, या ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता। यानी इनमें से कौन सा कौशल शामिल है अवश्य तौर पर? तो वो है स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना, सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना, बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना, या बच्चों में तर्कण शक्ति का विकास करना। तो इनमें से कौन सा पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का उद्देश्य नहीं है? तो वो है बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। यानी ऑप्शन जो है वो पहला हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरण के चित्रों को प्रदर्शित करना, अंकुरित बीजों की फोटो दिखाना, कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना, या बीज बोने अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उसका चित्र बनाने की गतिविधियों को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। तो इनमें से किस बेहतर तरीके से बीज अंकुरण की अवधारणा को हम पढ़ा सकते हैं? तो वो पढ़ा सकते हैं बीज बोने अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उसका चित्र बनाने की गतिविधियों को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। यानी ऑप्शन जो है वो चौथा हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान होती है? लाल रक्त कोशिकाओं के मच्छर के अंडे, लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी, रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं, या रक्त में मच्छर के लार्वे से। तो मलेरिया की पहचान होती है लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी यानी प्लाज्मोडियम की उपस्थिति। यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना बच्चों में विद्यमान भाषिक व सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है, उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है, पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है, या स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। तो कविता और कहानी कथन का प्रयोग करना स्थानीय और विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने, कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला पक्षी दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है, घास में पाए जाने वाले कीट खाता है, भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है, या उड़ने के बाद थोड़ा सा आराम करता है। तो भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला आकर बैठता है तो वो क्या करता है? वो भैंस की पीठ पर
परजीवी कीट खाता है जो सिर्फ भैंस की पीठ पर मिलते हैं? यानी जो ऑप्शन है वो पहला हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। टूटता तारा यानी उल्का क्या है? उल्काब जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है, एक समान गति से चलने वाला तारा है, एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है, या एक तारा जिसके एक सिरे पर पूंछ होती है? तो टूटता तारा यानी उल्का क्या है? उल्का जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है, यानी ऑप्शन जो है वो पहला हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दत्त कार्य यानी गृह कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दत्त कार्य अभिभावकों, भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है। दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने, उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है, या प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता है। तो गृह कार्य के संबंध में यानी दत्त कार्य के संबंध में इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है? दत्त कार्य जो है वो बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है, यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने के लिए योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे? चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना, चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं यह पता लगाना, चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वो देखेंगे उनकी फोटो एकत्रित करना, या चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग की कॉपी को साथ ले जाना। तो इनमें से कौन सा कार्य करने की आप अनुमति नहीं देंगे? चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना, यही जो ऑप्शन है वो गलत है, यानी आप ये अनुमति नहीं देंगे। तो ऑप्शन पहला हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकता है, चार्ट पर ईंधनों के चित्र प्रदर्शित कर सकता है, बच्चों से विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कह सकता है, या एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधनों के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक क्या कर सकता है? शिक्षक एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधनों के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है, यानी ये बेस्ट ऑप्शन है सिखाने के लिए, परिचित कराने के लिए ईंधनों के बारे में। तो यानी ऑप्शन जो है वो चौथा हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक पुरुष जिसका रक्त ओ है एक ए रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है, उसके पहले बच्चे के रक्त समूह ओ होने की संभावना क्या है? 25%, 75%, 50% या 100%? आपको पता है कि माता पिता से बच्चों में 50-50% जीन प्राप्त होते हैं, तो पहले बच्चे के रक्त समूह ओ होने की संभावना भी कितनी होगी? 50% होगी। तो यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और यह हमारा अंतिम प्रश्न भी है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है? विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना, बच्चों को तकनीक, शब्दावली, परिभाषाओं से परिचित कराना, तो ये तो है नहीं। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन या अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए। तो प्राथमिक स्तर पर विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का जो उद्देश्य होता है वो होता है कि विद्यालय में बच्चों के अनुभव को बाहरी दुनिया से जोड़ना, यानी जो ऑप्शन है वो पहला हमारा बिल्कुल सही है। तो यही प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर में सीटेट में भी और यूपीटेट के कुछ क्वेश्चन जो मैंने टॉप क्वेश्चन मुझे लगे हैं कि लेने चाहिए, वो मैंने इस वीडियो में लिए हैं। तो ऐसे प्रश्न जो हैं वो यूपीटेट और सीटेट में पूछे गए हैं। इससे आपको हेल्प मिलेगी कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा, इसलिए नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करना है ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद।